नमस्कार साथियों, आप सभी का साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे, हमारा जो विषय था वो था मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विषय में हम जिस शाखा का अध्ययन कर रहे थे, मनोविज्ञान की वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुल 30 शाखाएं होती हैं। 30 शाखाएं का कार्य करते हैं। उन 30 शाखाओं में से एक शाखा है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में ही हम एक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। जिस टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे हैं वो हमारे सामने है समायोजन, जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट, या एक हमारे सामने दूसरा शब्द आता है कुसमायोजन, जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट, ये स्वरूप रहता है। देखिए, हमने कल एक परिभाषा लिखी थी, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि व्यक्ति की परिभाषा देखिए समायोजन की, कि व्यक्ति की जब स्वाभाविक इच्छा एवं स्वाभाविक इच्छा एवं आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, इच्छा एवं आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, जब प्राणी की स्वाभाविक इच्छा आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो धीरे धीरे वह इस अप्रिय स्थिति से समझौता कर लेता है। साथियों, क्या कर लेता है? स्थिति से समझौता कर लेता है, और इसी समझौते की स्थिति को समायोजन कहते हैं। ये है, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि हमारे सामने दो चीजें होती हैं, एक इच्छाएं होती हैं प्राणी की, दूसरी आवश्यकताएं होती हैं। जब प्राणी की इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जब प्राणी इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो प्राणी अपने आप को समायोजित महसूस करता है, उस समायोजन की स्थिति में लेकर के चला जाता है। और जब इन सामान्य, यहाँ पे इसने कहा है कि स्वाभाविक, यानी मैं कहूँ कि सामान्य रूप में, और जब प्राणी की सामान्य रूप में इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो प्राणी को समायोजित की स्थिति में चला जाता है। सामान्य अर्थ में कहा जा सकता है कि व्यक्ति के वातावरण में अपनी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाता है तो समस्या, देखिए मैंने कहा कि प्राणी के सामने प्राणी की समस्याओं का दौर है, समस्याएं आती जाती रहती हैं, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके ऊपर समस्याएं नहीं है। और वो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का प्राणी ने क्या बैठाया? अपने साथ तालमेल बैठाया। और किसको ध्यान में रखते हुए बैठाया? प्राणी ने अपने स्वयं के व्यवहार के साथ
प्राणी ने अपने स्वयं के व्यवहार के साथ और प्लस वातावरण के साथ, इन दोनों के साथ उसने क्या बैठाया? सामंजस्य बैठाया। अब दोनों के साथ उसने सामंजस्य बैठाया, तो सामंजस्य बैठाने की क्रिया को हमने क्या कहा? समायोजन कहा था। सामंजस्य बैठाने की क्रिया को हमने क्या कहा? समायोजन। जबकि क्या है कि प्राणी के सामने समस्याएं आई थी, एक स्थिति और भी होती है, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, समस्याएं कभी भी सार्वभौमिक या नहीं होती, हर क्षेत्र विशेष में नहीं होती, समस्याएं जो होती हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होती, समस्याओं का भी एक निश्चित समय होता है। अब यहाँ पे जो समस्याएं हैं वहां पे प्राणी तालमेल नहीं बैठा पाता, तालमेल नहीं बैठा पाता। और जब तालमेल नहीं बैठा पाता किसके प्रति? प्राणी अपने व्यवहार के प्रति और प्लस वातावरण के। जब ये तालमेल नहीं बैठाता है, जब ये तालमेल यानी जब ये सामंजस्य नहीं बैठाता है, तो प्राणी किस स्थिति में चला जाता है? कुसमायोजन की स्थिति में चला जाता है। किस स्थिति में चला जाता है? कुसमायोजन की स्थिति में। अब साथियों हम यहाँ ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, एक तो समायोजन के बारे में और दूसरा कुसमायोजन के बारे में, कि समायोजन क्या है और कुसमायोजन क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि प्राणी की इच्छाएं जगी, मान के चलिए कि प्राणी की कुछ इच्छाएं जगी, वो एक निश्चित समय के लिए थी, प्राणी की कुछ आवश्यकताएं हैं, क्या वो एक निश्चित समय के लिए है साथियों? अब देखिए इसमें एक बात और भी है कि जब प्राणी की इच्छाएं जगी, प्राणी की आवश्यकताएं थी, जब वो उन इच्छा और आवश्यकताएं ये तो नहीं कि एक निश्चित समय के लिए रहेगी, यानी आज का जो दिन है, मान के चलिए इसने कहा कि कुल 24 घंटे हैं, उन 24 घंटा में प्राणी की इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं, वो पूरी करनी है तो कर लीजिए, इसके बाद कोई इच्छा और आवश्यकताएं नहीं होंगी, क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं और आवश्यकताएं जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो मरती नहीं है साथियों। अब मरने नहीं मरने का तात्पर्य साथियों कि जो हमारी इच्छाएं थी, जो हमारी आवश्यकताएं थी, जो इच्छाएं और आवश्यकताएं हमारी थी, वो आज जो हमारी पूरी हुई है, मैंने आपको कल एक अभिप्रेरणा चक्र के माध्यम से बताया, आवश्यकताओं का वहां से अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ये अभिप्रेरणा चक्र है। और अभिप्रेरणा चक्र के बारे में सबसे पहले यही से क्वेश्चन आ गया था कि अभिप्रेरणा चक्र का जनक कौन है? उसका जनक है जे.बी. डिस्को। कौन है? जे.बी. डिस्को अभिप्रेरणा चक्र का। और इन्होंने अभिप्रेरणा चक्र को 3 भागों में समझाया था। सबसे पहले तो इन्होंने समझाया था कि प्राणी की आवश्यकता होती है, जिसकी बात हम कर रहे हैं। क्या एक आवश्यकता हमारी पूर्ण हो गई, उसके बाद दूसरी आवश्यकता जन्म लेगी कि नहीं लेगी? लेकिन एक दिन की आवश्यकता की हमने पूर्ति की, क्या दोबारा से उस आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, क्योंकि हर समय जो आवश्यकता का जो स्वरूप रहता है वो हर समय अलग अलग दृष्टिकोण नहीं रहता है। जब प्राणी की एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसके पश्चात दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है, दूसरी की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात अगली आवश्यकता जन्म ले लेती है। और जब इच्छाएं हैं और इच्छाएं और आवश्यकताएं हमारी अचेतन मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं साथियों, अचेतन मस्तिष्क में इच्छा और आवश्यकताएं जुड़ जाती हैं और इससे प्राणी की इच्छाएं ना तो इच्छाएं पूर्ण होती हैं और ना आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। और जब आवश्यकताएं इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो प्राणी कुसमायोजन की स्थिति में चला जाता है, और वो जो पूर्ण हो जाती है या तालमेल बैठा लेता है तो प्राणी समायोजन के रूप में चला जाता है। कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई, परिभाषाओं के बारे में हम बताते हैं। ये मैं यहाँ बता रहा था अभिप्रेरणा चक्र के बारे में। सबसे पहले हमारे सामने आता है नीड, उसके बाद में हमारे सामने आता है ड्राइव, उसके बाद में आता है हमारे सामने इंसेंटिव। 3 चीजें आती हैं और ये तीनों मिलकर के अभिप्रेरणा का सूत्र बन जाता है। अभिप्रेरणा सूत्र बन जाता है और अभिप्रेरणा सूत्र बनता है तो उसमें आता है n बराबर n प्लस d प्लस i, m मोटिवेशन,
नीड डिराइव बाय इंसेंटिव, इनको हिंदी में कहेंगे अभिप्रेरणा, नीड है आवश्यकता, ड्राइव है चालक, इंसेंटिव है प्रोत्साहन। ये स्वरूप रहता है। अब इसमें सबसे पहले हमारे सामने है नीड, उसके बाद में डी ड्राइव और उसके बाद में आई यानी इंसेंटिव प्रोत्साहन। जब प्राणी को सबसे पहले क्या होती है, किसी चीज की आवश्यकता होती है, आवश्यकता यानी मैं कहूं कि प्राणी को सबसे पहले किसकी आवश्यकता किसकी है, भोजन की आवश्यकता है। और भोजन की आवश्यकता है तो ड्राइव क्या है, भूख क्या है, चालक है। अब ये चालक है, सबसे पहले इसने मांग की कि मुझे अब क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, उसकी आवश्यकता है भोजन। और मैंने यहाँ कहा कि इच्छा और आवश्यकताएं किसी सीमित समय के लिए नहीं होती। यहाँ पे मान के चलिए एक दिन भोजन की आवश्यकता, उसे भूख लगी है, एक दिन उसे भोजन मिल गया, दूसरे दिन उसे भोजन अगर ना मिले, कभी एक दिन भोजन मिल गया उसके बाद कभी ना मिले, क्या वो अपने आप को समाहित महसूस करेगा? नहीं करेगा, अपने आप को कुछ मायने की स्थिति में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि रोजाना प्राणी की जो आवश्यकता है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। एक से बढ़कर एक, दूसरे से एक को जब एक पूर्ण होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। इसी तरीके से प्राणी की इच्छा और आवश्यकताओं से अपने मस्तिष्क को घेर लेता है और उनके साथ व्यवहार में बैठ जाता है साथियों। तो प्राणी समायोजित कहलाता है। और जब व्यवहार में नहीं बैठा पाता तो प्राणी अपने आप को कुसमायोजित यानी अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता और कुसमायोजित की स्थिति में डाल देता है। अभी तक मैंने जो बताया उनका जो स्वरूप आएगा वो ग्रेड में आएगा, लेकिन कंपटीशन में नहीं आएगा। अभी तक मैंने ये बातें बताई समझ कंपटीशन में आने वाली बातें जहाँ भी आएगी मैं आपको बता दूंगा, वो चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ये जो बताया है बीएड और बीएसटीसी के एग्जाम पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में देखिए कुछ एक परिभाषाएं हैं, समायोजन में विद्वानों की परिभाषा है। परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले है स्किनर के अनुसार, बी.एफ. स्किनर अमेरिका के निवासी थे, व्यवहारवाद है। स्किनर अमेरिका के निवासी थे और व्यवहारवादी थे। स्किनर ने व्यवहारवाद पे कार्य किया था। स्किनर का पूरा नाम पूछा गया था, पूरा नाम इनका है ब्यूरहर्स्ट फ्रेडरिक स्किनर। स्किनर का पूरा नाम ब्यूरहर्स्ट फ्रेडरिक स्किनर, बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर के अनुसार स्किनर एक बात कहते हैं कि समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। समायोजन किसकी प्रक्रिया है? अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ साथियों होता है सीखने से। अधिगम का अर्थ किससे होता है? सीखने से। ये तो इसका संकीर्ण रूप है, लेकिन इसका विस्तार रूप अगर हम देखें अधिगम का तो वो हमारा कहलाता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और स्किनर ने यहाँ पे एक बात कही कि जो समायोजन है वो किसकी प्रक्रिया है? अधिगम की प्रक्रिया है। प्राणी अधिगम का सीखना यानी सिद्धिंग स्वरूप कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन इसका विस्तार के रूप कहलाता है। और समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है कि जब प्राणी कुछ सीखता है तो जब उसे वो सीख लेता है तो अपने आप को समायोजित महसूस करता है। इस बात को समझिए तो लोग अधिगम का
अर्थ हमने बताया। पहले तो ये बात समझिए क्या है परिभाषाएं क्या है। परिभाषाएं दोस्तों क्या होती हैं, जो मनोवैज्ञानिकों के जो विचार होते हैं और जो विचार सार्थक होते हैं, सार्थक जो होते हैं वो सत्य साबित होते हैं, और जो विचार सत्य साबित होते हैं, सार्थक होते हैं, वो किसका रूप ले लेते हैं, परिभाषाओं का रूप ले लेते हैं जो विचार होते हैं। तो यहाँ समायोजन की बात इसलिए कही, वीएफ स्किनर कहता है कि जो एडजस्टमेंट जो समायोजन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किसकी प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है। और हमने यहाँ पे अधिगम का अर्थ निकाला, अधिगम का अर्थ दो रूपों में निकाला हमने। अधिगम का अर्थ एक तो है सीखना, दूसरा अधिगम का अर्थ है प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन। प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन ही किसका अर्थ है, अधिगम का अर्थ है। एक तो अधिगम का अर्थ सीधा अर्थ है सीखना, दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आए या प्राणी कुछ सीख के जब सीखेगा तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक छोटा मुद्दा है। अब वो ना समझ की वजह से ये एग्जांपल देखिए, ये इस कमरे में और इस कमरे में इस छत पे ये एक फैन लगा हुआ है, पंखा जिसको बोलते हैं, और इसका जो स्विच है वो यहाँ पे। अब छोटा है, गर्मी का समय है, वो इस फैन के बटन को ऑन नहीं कर सकता, इस स्विच को ऑन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी तक उसने नहीं सीखा है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे शैशव अवस्था बाल्य अवस्था में होते हैं, वो आग के पास जाते हैं, आग से उसे जल जाते हैं। जब जल जाते हैं तो जलने के पश्चात अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आते हैं। दोबारा से अपने जैसे कोई लाइट या कोई और चमकीली वस्तु उस आग की तरह चमकती हुई दिखाई देगी तो भी वो उसको टच नहीं करेंगे, और टच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पहले ये चीजें सीख ली है। अब उन्होंने जो चीज सीखी और सीखने के बाद उनके व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन आया। और परिवर्तन किसके द्वारा है, सीखने के द्वारा है। तो यहाँ उसे ये नहीं पता कि तुम स्विच को दबा देगा तो तेरी कहीं गर्मी है वो दूर हो जाएगी। अब इस स्विच को वो दबाता नहीं है, फैन नहीं चलता तो उसे गर्मी महसूस हो रही है। अब गर्मी तो महसूस हो रही है साथियों, लेकिन जब गर्मी महसूस हो रही है तो वो अपने आप को, जो प्राणी को यहाँ पे पीड़ा हो रही है कि नहीं हो रही, और पीड़ा हो रही है वो कौन सी हो रही है, शारीरिक। मैंने कहा कि जो कुसुमायोजन के स्वरूप है वो शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से, तीसरा सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से। इन चारों में मुख्यतः ये माने जाते हैं। और इनमें जो प्राणी किसी न किसी स्वरूप में जब नहीं करता तो अपने आप को कुसुमायोजन महसूस करता है। उसके बाद आपने बहुत सी ऐसी चीजें सीखी, मान के चलिए कि आपको बाइक चलाना नहीं आता, बाइक चलाना सीखना पड़ता है कि नहीं सीखना पड़ता। और जब बाइक चलाना आ जाता है आपको, आपके पास, या मान के चले कि बाइक आपको बाइक नहीं चलाना आता और आपके पास बाइक है, लेकिन फिर भी आप किसी स्थिति में कुसुमायोजन, क्योंकि कहीं जाना है और आपको चलाना नहीं आता तो आप नहीं जा सकते। बाइक तो है लेकिन आपको चलाना नहीं आता, और चलाना नहीं आता तो आप जा नहीं सकते। अब जब नहीं जा सकते तो अपने आप को कुसुमायोजन की स्थिति में लेकर के चले जाओगे, क्योंकि वो मानसिक पीड़ा होगी। उस समय आप ये सोचोगे कि वहां जाया जाए तो कैसे पहुंचा जाए, कहीं जाना है तो वहां ये स्थिति सोचोगे कि वहां को आप कैसे जाया जाए, तो फिर प्राणी अपने को आपको कुसुमायोजन की स्थिति में लेकर के चला जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये कि जो प्राणी अपनी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता और अपने मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है, जब अपने आप को बार बार कोसता रहता है तो साथियों ये स्वाभाविक सी बात है कि वो कुसुमायोजन के दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हो रहा होता है। तो ये बात कही थी हमारे जो व्यवहारवादी होते स्किनर थे, उन्होंने बात कही थी कि प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम के द्वारा होता है, और अधिगम समायोजन वो अधिगम की प्रक्रिया है। अब मैं यहाँ वाक्य लिख देता हूँ, अधिगम का अर्थ होता है सीखना साथियों, लेकिन ये जो सीखना है ये संकीर्ण रूप में,
लेकिन इसका जो व्यापक अर्थ है वो है व्यवहार में प्रयोग। व्यापक रूप ये। उसके बाद में रेडियल स्केलर के बाद गेट्स की परिभाषा है। गेट्स के अनुसार गेट्स क्या कहते हैं? गेट्स ने परिभाषा दी कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है। समायोजन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण में अपने वातावरण के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये बात कौन कहता है? गेट्स कहता है। गेट्स कहता है कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है। मैंने आप लोगों को एक बात पहले बताई कि आपको इच्छा आवश्यकता यानी आज भोजन की आवश्यकता, आज आपको भोजन खिला दिया जाए, उसके बाद कोई भोजन ना दिया जाए, क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि आवश्यकता हर समय चलती रहती है। इच्छा हमारी सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के मध्य, अपने स्वयं के मध्य और वातावरण के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही बात हमने सामान्य शब्दों में कही थी कि प्राणी जब तालमेल बनाने की जो प्रक्रिया है तो उसे हम कहते हैं, वातावरण के साथ जो तालमेल बनाता है उसको हम कहते हैं समायोजन। और जो तालमेल नहीं बना पाते उसे हम कहते हैं कुसमायोजन। तो ये हमारी जो परिभाषा है वो गेट्स के अनुसार है। आगे वाला जो प्रक्रिया है वो अगले वीडियो में करेंगे।